लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को आज हम लोग देखेंगे और अब एक एक करके देखिए। यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि एग्जैक्टली रिग्रेशन क्या होता है और रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या अंतर है, फिर लीनियर रिग्रेशन कैसे होता है और फिर उसके बाद में लॉजिस्टिक रिग्रेशन की क्या संकल्पना है। तो अब सबसे पहले देखो कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का जो अंतर है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों क्लासिफिकेशन के तरीके, मतलब ये दोनों वर्गीकारक है, वो दोनों कैटेगराइज करते हैं डेटा को। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अगर एक ही समान जॉब करते हैं, एक ही उनका कार्य है, तो दोनों में अंतर क्या है ये हमें यहाँ पर समझना है। तो क्लासिफिकेशन में हमेशा जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो लेबल्ड डेटा रहेगा, ये हमने पहले ही देख लिया। क्लस्टरिंग में लेबल्ड डेटा नहीं रहता है, ये भी हमने देख लिया। पर अब ये इंटरनली रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन ये एक दूसरे से अलग क्यों है? तो अब यहाँ देखो कि क्लासिफिकेशन में जो होता है वो एक तरीके से डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, मतलब स्पैम नॉट स्पैम, ठीक है, कैटेगरीज है। फेक नॉट फेक, ट्यूमर इज कैंसेरियस नॉट कैंसेरियस, कोविड पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव, फीवर नॉट फीवर, प्ले नॉट प्ले, ठीक है, गो नॉट गो, ये सारे कैटेगोरिकल एग्जाम्पल्स हैं। अब जब रिग्रेशन की हम बात करते हैं तो रिग्रेशन में भी प्रेडिक्शन होता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? प्रेडिक्शन ही होता है कि भैया आपका डेटा कौन से कैटेगरी का है, स्पैम है या नॉट स्पैम है। अब ये जो प्रेडिक्शन है जिसे हम लोग प्रेडिक्टिव मॉडलिंग बोलते हैं, तो रिग्रेशन में भी प्रेडिक्शन होता है, पर ये लेबल्ड डेटा का, डिस्क्रीट डेटा का न होते हुए कंटिन्यूअस वैल्यूज का होता है। जैसे कि प्राइस है, सैलरी है, एज है, ये मैंने बताया था। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में मैंने अंतर बताया था, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज में होता है और हम बोल सकते हैं कि रिग्रेशन आपका कंटिन्यूस वैल्यूज में होता है। जैसे एज ये कंटिन्यूस वैल्यू है, सैलरी, प्राइस, ये सारे कंटिन्यूस वैल्यूज है। अब रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। आप इसे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी ये जो देखो लाइन है ये कंटिन्यूस वेरिएबल के थ्रू निकल के आ रही है, और क्लासिफिकेशन जो है वो कैटेगोरिकल होने के कारण आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो यहाँ पर जब रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन ये दोनों का जो एग्जाम्पल हमने देखा है ये इसी स्लाइड में ऑलरेडी दे दिया है। जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्पैम डिटेक्शन। उसके बाद में फेक है, नॉट फेक है न्यूज़। अब ये जो फंक्शन है, जैसे कि यूजुअली हमने बताया है कि एक्चुअली जो क्लासीफायर होता है वो क्या करता है कि उसको मैप करता है प्रेडिक्शंस के साथ में, वाई और वाई हैट। y का मतलब है आपका एक्चुअल आउटपुट और y हैट का मतलब है प्रेडिक्टेड आउटपुट। तो आपके पास जब कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं, y हैट होते हैं, तो आपके y हैट अगर आपके एक्चुअल y से मिलते हैं तो आपके ट्रू पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, और आपके फॉल्स पॉजिटिव की संख्या घट जाती है। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल मॉडल का, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल का प्रिसीजन बढ़ जाता है। आ रही बात ध्यान में? आपका प्रिसीजन बढ़ जाता है। प्रिसीजन का मतलब क्या है? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब ये है कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम जो कि अभी शुरू में ही हमने देखे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबरहुड, सपोर्ट वेक्टर मशीन वगैरह वगैरह। अब ये रिग्रेशन का एग्जाम्पल है। जैसे क्लासिफिकेशन का हमने लिया था स्पैम नॉट स्पैम, फेक न्यूज़ नॉट फेक न्यूज़। अब ये जो रिग्रेशन है उस रिग्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि प्रेडिक्शन, जैसे कि मार्केट ट्रेंड्स को हमें प्रेडिक्ट करना है, मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करना है, सपोज हाउस प्राइजेस को प्रेडिक्ट करना है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में हम रिग्रेशन को मॉडल कर सकते हैं, रिग्रेशन का मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, वो कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। उसके लिए कोई ऐसा ये नहीं है कि भैया स्पेसिफिक इतना ही बढ़ेगा
और इतना ही घटेगा। चाहिए आपको मार्केट ट्रेंड्स हो किसी प्रोडक्ट के, वो भी आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। हाउस प्राइजेस है वो भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स है वो आपको रिग्रेशन के द्वारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। अब रिग्रेशन में भी क्या होता है कि कोरिलेशन होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, जैसे कि हमने पहले भी देखा है क्या डिपेंडेंट है और क्या इंडिपेंडेंट है। आपको याद होगा कि डिसीजन ट्री में हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखे थे। हाँ, तो विंड, आउटलुक, ये सारे आपके क्या है, ये आपके इंडिपेंडेंट है, नहीं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपका जैसे कि प्ले, वेदर टू प्ले टेनिस और नॉट, ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है उस फैक्टर्स पर, उस वेरिएबल्स पर, जैसे कि आपका आउटलुक कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, विंड कैसा है, इस तरीके से। तो दे आर द इंडिपेंडेंट, और जो प्ले वाला है वो डिपेंडेंट है। तो ये भी रिग्रेशन भी इसी तरीके के रिलेशंस को दर्शाता है। तो आपको ये कंटिन्यूस वेरिएबल प्लस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रेडिक्शंस, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब रिग्रेशन के भी इसी प्रकार के, जैसे क्लासिफिकेशन के हैं वैसे ही रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स होते हैं। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, ये सारे रिग्रेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ, अब ये सारे टेक्निक्स आपको पता है, पर यहाँ पर एक ही डिफरेंस है कि आपके पास में कैटेगोरिकल डेटा न होते हुए, डिस्क्रीट डेटा न होते हुए कंटिन्यूस डेटा है, और आपके मेथड्स वहाँ पर बदल नहीं रहे हैं। आपका जो लॉजिक है उसका, जैसे कि आप मान लो कि सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन यूज़ करें, तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में वो जो आपका हाइपर प्लेन है, आपकी जो मार्जिन है, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका जो डेटा है वो बदल रहा है। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में, डिसीजन ट्री में भी वैसा नहीं हो रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डेटा बदल रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको सवाल पूछा कि कार्ट में क्या होता है, रिग्रेशन यूज होता है। डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के लिए ये दोनों तरीके से कार्ट एल्गोरिदम यूज कर सकता है। ID3 में सिर्फ क्लासिफिकेशन होता है। वैसे ही सपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन का मतलब है कि डेटा है पर आपका कंटिन्यूअस डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये सारे टेक्निक्स आपको पता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि कैसे हम लोग इसके जिसे बोलते हैं ना कि रिग्रेशन को हम लोग एक सिंपल रिग्रेशन, यही जो जैसे जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट पता चले कि एग्जैक्टली रिग्रेशन होता क्या है, तो इसीलिए हम लोग सिंपल रिग्रेशन की आज बात करेंगे। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो पहली स्लाइड है उसमें रिग्रेशन का वही चीज़ जो है वो रीइटरेट की गई थी। अब एग्जाम्पल है कि आपके पास में दो वेरिएबल्स है, एडवर्टीजमेंट और सेल वेरिएबल। अब एडवर्टीजमेंट और सेल वेरिएबल मतलब क्या है कि सिनारियो क्या है, ये मार्केट सिनारियो ऐसा है कि आपको जैसे कि मान लो एडवर्टाइजमेंट आपकी 2019 में $2000 की एडवर्टाइजमेंट आपको लगी, जो कि अभी ये PPT में आप देख सकते हैं। और अब आपको ये पता करना है कि आपके सेल कैसे होंगे, आपका सेल कैसे होगा। जैसे कि देखो हर कंपनी क्या करती है कि मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करती है। अब हमेशा कई सारे कंपनियों ने ये देखा है कि हम अगर मार्केटिंग पर, मतलब हम अगर एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा खर्चा करेंगे तो हमारा सेल बढ़ेगा। अब ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, जिस साल कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पर कम खर्चा किया तो उसका सेल जो है वो इतना था, कम किया, ज़्यादा करने पर इतना था। तो कई सारे जो डेटा है हर साल के, तो उस साल के डेटा के आधार पर उन्होंने क्या किया कि एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाई कि $90 अगर सेल एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया है
तो सेल इतना हुआ है 1000, उसके बाद में 120 किया है तो 1300 हुआ है, $150 किया है तो $1800 हुआ है। इस तरीके से देखो $100 है तो 1200 हुआ है। ये जो है एडवर्टीजमेंट और सेल, ये दोनों वेरिएबल्स के आधार पर जो हमारे पास पास्ट डेटा है उस आधार पर अगर मैं $200 करती हूँ, देखो $200 कितना है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब कंपनी को भी तो कुछ चाहिए ना कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने, इतना बड़ा पैसा खर्च करने पर सेल सही में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो दिस इज व्हाट द प्रेडिक्शन। अब हमें यहाँ प्रेडिक्ट करना है कि सेल आपका बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है, या बढ़ेगा तो कितना बढ़ सकता है। अब बढ़ेगा तो कितना बढ़ सकता है, तो ये हमें ये जो प्रॉब्लम है ये रिग्रेशन से सॉल्व करनी है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो लीनियर रिग्रेशन में यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम लोग मैप करते एक्स और वाई एक्सिस के अक्रॉस, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है आपके, वो जैसे कि हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल्स में क्या थे, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका खेलने जाना है या नहीं जाना है। अब अगर एडवर्टीजमेंट और सेल का अगर हम लोग दो ही वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसमें डिपेंडेंट कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट कौन सा होगा? सेल आपका डिपेंडेंट होगा और एडवर्टीजमेंट इंडिपेंडेंट होगा। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है या इस मॉडल के हिसाब से अक्रॉस एक्स एक्सिस प्लॉट करो और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस प्लॉट करो। तो यहाँ जिस हाँ, तो जहाँ देखिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, मान लो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके के डॉलर मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उस तरीके से $10 किया तो 100 हुआ, $20 किया तो कुछ 220 हुआ, वॉटेवर। तो ये जो अगर मान लो कि इस तरीके का डेटा है तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, यहाँ पर आपकी लाइन इसी तरीके से दिखेगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर ये जो डेटा पॉइंट है, ये जो डेटा पॉइंट है, ये दिख रहा है आपको, ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है, ये डेटा पॉइंट्स आपको क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि भैया यहाँ मान लो कि ये 10 है, $10 है, तो आपका यहाँ पर सम अराउंड 12 कुछ तो भी डॉलर सेल हो गया। इस तरीके से वो बता रहा है। तो हो सकता है ये लाइन इतनी लीनियरिटी से जाए, या फिर ये लाइन इस तरीके से जाए, या फिर ये लाइन इस तरीके से जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ये बता रही है कि ये जो डेटा है ये इतना, जिसे बोलते हैं ना कि एक दूसरे से इतना संबंधित है कि अब देखो यहाँ पर आपका 200 है, यहाँ आपका 200 है, जो कि अभी प्रेडिक्टेबल नहीं है। पर अगर आप स्ट्रेट लाइन, लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर लाइन खींचनी है आपको, तो लीनियर रिग्रेशन में हमें एक बार इस लाइन का नेचर पता चल गया, मतलब ये इस तरीके से ये स्लोप में जा रहा है, तो डेफिनेटली ये लाइन अभी जाएगी तो कर्व तो नहीं होगी, ये लाइन अभी सीधी ही जाएगी। अब मान लो यहाँ पर आपका फ्यूचर वाला जो डेटा पॉइंट है, इसे अगर हम लोग प्लॉट करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल कितना सेल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एडवर्टीजमेंट, तो $200 अगर खर्च करते हैं तो आप इस पॉइंट पर $200 है तो डिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मैम वो डिफर करेगा ना, सबका अप्रॉक्स वैल्यूज रहेंगे? हाँ, अप्रॉक्स वैल्यूज रहेंगे। अब यही देखो ना, यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू तो दिख ही रही है ना आपको रितिका, ये जो है ये डेटा पॉइंट लाइन पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ पर जो यहाँ इस लाइन से इस डेटा पॉइंट का जो अंतर है, इसे बोलते हैं एरर, इसे बोलते हैं एरर या रेसिडुअल एरर। उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए भी कई सारे तरीके हैं। MSE नाम है उस एरर रिडक्शन टेक्निक का, या एरर को मिनिमाइज करने का, मीन स्क्वायर एरर
मीन स्क्वायर एरर, MSE ये नाम है। अगर जैसे ये एरर आपको हमेशा पता चल जाती है तो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिड्यूस करके फिर से रीप्लॉट कर सकते हैं डेटा को, और उस लाइन को, रिग्रेशन लाइन को एक ऑप्टिमाइज तरीके से लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने अक्रॉस द रिग्रेशन लाइन डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए, और हमने फ्यूचर प्रेडिक्शन किया कि 200 एडवर्टीजमेंट पर खर्च करेंगे तो आपका इतना सेल होगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन है जो कि लाइन का इक्वेशन है, y = a0 + a1 x + e। ये आपको लीनियर रिग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन देता है। तो इसमें जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका सेल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रेडिक्टर वेरिएबल क्या है एडवर्टीजमेंट है, a0 इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, a1 लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, e रैंडम एरर। रैंडम एरर को यहाँ पर रिड्यूस करना है उसे रेसिडुअल एरर भी कई बार कहा जाता है। तो ये आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला है। अब टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन देखो, सिंपल है और मल्टीपल लीनियर है, ये दो टाइप्स है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, दोनों भी लीनियर रिग्रेशन ही है। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है कि लीनियर रिग्रेशन में आपको सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उपयोग में लाना है। इफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर क्या है एडवर्टीजमेंट, एक ही है तो उसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा है तो हम उसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, यही सिंपल सा उसमें डिफरेंस है और कुछ नहीं। अब लीनियर रिग्रेशन में दो तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। अब पॉजिटिव में क्या होता है कि देखो यहाँ जो सिनारियो की एडवर्टीजमेंट पे अगर खर्चा बढ़ रहा है तो आपका सेल बढ़ रहा है, पर कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं जैसे कि मान लो अगर आपके पास में अवेलेबिलिटी किसी चीज़ की कम है तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो डिमांड घटती भी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप उसे निगेटिव में बता सकते हैं, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, अब एक वेरिएबल का बढ़ना दूसरे वेरिएबल को नहीं बढ़ा रहा है, अगर बढ़ा रहा है तो लीनियर हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, और अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है तो वो नेगेटिव हो गया। अब इससे पॉजिटिव और निगेटिव को इस डायग्राम के आधार पर इस यहाँ पर आप देख सकते हैं। पॉजिटिव में पॉजिटिव लाइन ऑफ रिग्रेशन, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अब यहाँ देखो ये एक वेरिएबल यहाँ बढ़ा है तो ये घटा है यहाँ पर, तो आपका मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर टारगेट वेरिएबल को घटा रहा है तो उससे क्या हो गया, निगेटिव रिलेशनशिप बन गई, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे उसे निगेटिव लीनियर रिग्रेशन। उसमें केवल आपका जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा -a0, उसमें -a0 + a1 x, जो लाइन का जो इक्वेशन है यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर एज इट इज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये दोनों समझा, पॉजिटिव और निगेटिव में अंतर। अब हमें क्या करना है कि कई बार रिग्रेशन जो लाइन है वो कई तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। कई तरीके से ड्रॉ करना मतलब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि डेटा पॉइंट्स लाइन के इधर उधर फैले हुए हैं, कई सारे डेटा पॉइंट्स लाइन पर है, कई सारे डेटा पॉइंट्स लाइन के बगल में है, पास में है। तो फिर भी क्या होता है कि हमें अगर बेस्ट लाइन ढूंढना है तो बेस्ट लाइन का मतलब क्या हो गया कि ऐसी लाइन जिसमें मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर हो, वो लाइन हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी। ठीक है,
तो मेन गोल इज टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन, दैट मीन्स द एरर बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू शुड बी मिनिमाइज। मतलब ज़्यादा डेटा पॉइंट्स उस लाइन पर होंगे तो अपने आप ही उस लाइन के इर्द गिर्द वाले जो डेटा पॉइंट्स है वो कम होंगे या आउटलायर्स कम हो जाएंगे। डेटा पॉइंट्स कम हो गए बाहर के तो अपने आप ही जो एरर है वो भी मिनिमाइज हो जाएंगी, कम हो जाएगी। तो हमारा काम यहाँ पर लाइन ऑफ रिग्रेशन को इस तरीके से ड्रॉ करना है ताकि हमारे डेटा मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स उस लाइन पर रहे और मिनिमम डेटा पॉइंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स उस लाइन के बाहर रहे। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये जो कोएफिशिएंट्स है a0 और a1, ठीक है, a0 और a1 आपने इक्वेशन में देखा, a0 और a1 y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस e। तो a0 और a1 ये जो दो कोएफिशिएंट्स है उस दो कोएफिशिएंट्स के वेट्स हमें एडजस्ट करने हैं, तब जाके हमारी जो लाइन है मल्टीपल पॉइंट से या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट से जाएगी। तो ये जो वेट्स है, ये वेट्स के लिए हमें बेस्ट वैल्यू ढूंढना का मतलब है बेस्ट फिट लाइन को ढूंढना। समझ में आई बात? यस यस मैम। हाँ, तो ये जो कॉस्ट फंक्शन है, ये कॉस्ट फंक्शन में देखिए a0 और a1 के हम जो a0 a1 कोएफिशिएंट्स है उसके हम वेट्स ढूंढेंगे और ये जो बेस्ट फिट लाइन को ढूंढना है तो हमें इस a0 और a1 के वैल्यूज़ को ढूंढना पड़ेगा और वो हम ढूंढेंगे कॉस्ट फंक्शन के माध्यम से। द कॉस्ट फंक्शन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट। कॉस्ट फंक्शन का क्या काम है? a0 और a1 जो कोएफिशिएंट्स है उसके बेस्ट वैल्यूज़ को एस्टिमेट करना या ढूंढना, ये कॉस्ट फंक्शन का काम है। अब कॉस्ट फंक्शन से क्या होता है कि आपकी जो लीनियर रिग्रेशन लाइन है वो हमें ऑप्टिमल मिलती है, मतलब मैक्सिमम बिंदु से वो क्रॉस होती है और उस वजह से क्या है कि जो ओवरऑल आपका मशीन लर्निंग मॉडल है, मतलब लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है, वो हमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है, साथ में ही वो ऑप्टिमल रिजल्ट देता है। मतलब आपके एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ में कम एरर है, कम अंतर होता है। ठीक, तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन का जिसे बोलेंगे उपयोग है। अब ये मैपिंग फंक्शन का मतलब ये है कि देखो हमें क्या करना है कि हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, कॉस्ट फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है जो कि आपके इनपुट वेरिएबल्स को आउटपुट वेरिएबल से मैप करता है। इनपुट वेरिएबल को आउटपुट वेरिएबल से मैप करता है का मतलब क्या है ये थोड़ा समझो। तो हमें लीनियर रिग्रेशन में अगर कॉस्ट फंक्शन को देखना है तो हम वो कॉस्ट फंक्शन लीनियर मीन स्क्वायर एरर MSE के माध्यम से ढूंढते हैं। तो ये जो MSE वाला जो है वो इक्वेशन इस तरीके से, मीन स्क्वायर एरर का इक्वेशन 1/1 माइनस n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 अप टू n yi माइनस a1 xi प्लस a0 होल स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है ये क्योंकि मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है ना, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है यहाँ गलती, पर ये जो वेरिएबल्स है इसके अर्थ देख लो। n इज़ अ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास में कितने हैं, yi एक्चुअल और a1 xi प्लस a0 आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब ये देखो yi एक्चुअल वैल्यू है और ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू और इसका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, हाँ उसका स्क्वायर, दैट इज व्हाट मीन स्क्वायर एरर। अब मीन स्क्वायर एरर, ये मीन कैसे आया, 1/n है, बिकॉज n इज अ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास में 100 ऑब्जर्वेशंस है, 1000 है, थाउजेंड्स है, तो 1/1000। और इसका स्क्वायर एरर, स्क्वायर एरर कैसे करेंगे हम, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, उस स्क्वायर को हम लोग मिला देंगे और उसका मीन निकालेंगे बाय डिवाइडिंग इट
with the number of observations. Yes, Ritika? Sum of observation upon total number हाँ of ठीक है. अब ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशन आपके होंगे हाइपोथेसिस फंक्शन या फिर कॉस्ट फंक्शन या फिर जिसे हम MSE करके भी नाम ये यहाँ पे देख सकते हैं. तो दूसरा है कि रेसिड्यूअल क्या है, ये भी समझना है. रेसिड्यूअल मैंने पहले बता दिया है. देखो, जो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू है, उस एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका रेसिड्यूअल. मान लो कि आपकी फॉर एग्जांपल लाइन इस तरीके से है और आपका जो डेटा पॉइंट है इस लाइन के यहाँ पर है, पर वो एक्चुअल लाइन पर चाहिए था, एक्चुअल लाइन पर चाहिए ना, पर लाइन पर ना होते हुए वो लाइन के बाहर आ गया है, साइड में प्लॉट हो गया है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये प्रेडिक्टेड है. लाइन पर अगर है तो एक्चुअल है और बाहर है तो प्रेडिक्टेड है. तो इन दोनों में जो अंतर है उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेसिड्यूअल. मतलब लाइन और डेटा पॉइंट के हाँ, बीच की। जैसे लाइन के ऊपर होना चाहिए पर वो लाइन के साइड में आ गया, तो इन दोनों में जो अंतर है हाँ उसी को हम लोग रेसिड्यूअल बोलेंगे. अब ये देखो, इसमें क्या है कि रेसिड्यूअल के बीच में और कॉस्ट फंक्शन के बीच में एक गहरा संबंध है. अब हम लोग रिग्रेशन लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर आपको पता चल जाता है कि भैया आपका रेसिड्यूअल हाई है, रेसिड्यूअल हाई है का मतलब एरर ज़्यादा है, ठीक है. अब एरर ज़्यादा है तो आपका कॉस्ट फंक्शन भी ज़्यादा होगा, आपका कॉस्ट फंक्शन ओवरऑल ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में अंतर ज़्यादा है, ज़्यादा आएगा, स्क्वायर ज़्यादा आएगा और उसका मीन भी ज़्यादा आएगा. तो मीन ज़्यादा आ गया तो ओवरऑल कॉस्ट फंक्शन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी. अगर एरर कम है तो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में डिफरेंस कम आएगा, स्क्वायर भी कम आएगा, मीन भी कम आएगा, तो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू भी कम आएगी. तो कॉस्ट फंक्शन लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा. और हमें अगर इस फिर से MSE मतलब जो कॉस्ट फंक्शन है उसको भी मिनिमाइज करना है तो एक और हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ग्रेडियंट डिसेंट ये एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है. इसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिमाइजेशन. कोई भी एल्गोरिदम को हमें ऑप्टिमाइज करना है तो ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग करते हैं. तो ग्रेडियंट्स को हमें ढूंढना है. अब ये जो ग्रेडियंट्स को ढूंढना है तो ये सिर्फ आपको आज के लिए ये याद रखना है कि ग्रेडियंट डिसेंट इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. और अगर कॉस्ट फंक्शन आपका बढ़ रहा है तो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग फिर से इस ग्रेडियंट डिसेंट का या ग्रेडियंट्स का उपयोग कर सकते हैं. आप आज के लिए इतना आप ध्यान में रखो. और बेसिकली क्या है कि ग्रेडियंट्स को जिसे बोलते हैं ना इटरेशंस में यूज़ करते हैं. मतलब एक बार यूज़ किया, नहीं हुआ कॉस्ट फंक्शन कम, फिर से बार बार यूज़ करके एक ग्रेडियंट का एक कोएफिशिएंट निकाला जाता है और वो कोएफिशिएंट से आपको पता चलता है कि कॉस्ट फंक्शन आपका मिनिमाइज हो गया. ये हम लोग ना इसे आपको पढ़ना है डीप लर्निंग में. ये बहुत अच्छा टॉपिक है डीप लर्निंग, फोर्थ सेमेस्टर में. ठीक है, तो अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है कि यहाँ पर नाम में दो शब्द है, लॉजिस्टिक और रिग्रेशन. तो हमें हमेशा ये लगता है कि भैया ये लीनियर रिग्रेशन का भैया आगे का प्रकार है कुछ. लीनियर रिग्रेशन के बाद में हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कि रिग्रेशन का ही एक और प्रकार है, लीनियर और फिर लॉजिस्टिक. पर जब हमने रिग्रेशन के कई सारे प्रकार देखे तो उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम नहीं था. तो बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन है. ठीक है, क्योंकि यही एक रिग्रेशन का प्रकार है जो आपका कैटेगोरिकल डेटा क्लासिफाई करता है.
रिग्रेशन क्या करता है? कंटिन्यूअस डेटा, जैसे कि हाउस प्राइजेस हो गया, स्टॉक मार्केट प्राइस हो Salary गया, हो गया, एज हो age गया, हो गया। सैलरी हो गया, सेल हो गया, आपका प्रेडिक्शन करना है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर? वो आपका जो कंटिन्यूअस डेटा है उसको प्रेडिक्ट कर रहा है। पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक ऐसा रिग्रेशन है जो आपका कैटेगोरिकल डेटा प्रेडिक्ट करता है। वही चीज, स्पैम Spam, नॉट not स्पैम, spam. फेक Not नॉट fake, फेक, recommended कैंसेरियस not नॉट कैंसेरियस। Recommended. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज फॉर सॉल्विंग द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ रिग्रेशन बट इट इज अ क्लासिफिकेशन टेक्निक। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ क्लासिफिकेशन टेक्निक। इसलिए मैंने इसको लीनियर रिग्रेशन के साथ पढ़ाया। क्यों? क्योंकि तभी के तभी आपको तुरंत ये रिग्रेशन है भाई और ये क्लासिफिकेशन है। नाम चाहे सेम हो पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब ये क्लासिफिकेशन होने के कारण कैटेगोरिकल डेटा पर काम करता है, स्पैम नॉट स्पैम। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये होता है कि जो भी वैल्यूज है उसके, वो जो कैटेगरी है वो 0 और 1 के बीच में रहती है, 0 और 1 के बीच में मैप होती है, ठीक है। तो कैटेगरी में हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ट्रू और फॉल्स, स्पैम नॉट स्पैम, कई सारे उदाहरण है अपने पास में। गोइंग टू प्ले और नॉट, कई सारे उदाहरण हैं। पर ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज को हमें 0 और 1 के बीच में ही मैप करना है। ये इसकी एक स्पेशलिटी है। द प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज विल लाई बिटवीन 0 और 1। तो ये कैसे होगी? ये 0 और 1 के बीच में कैसे रहेगी? और भैया कैटेगरी को भी बोल रहे हैं, 0 और 1 के बीच में भी रह रहे हैं, तो थोड़ा सा है ना कि ये है क्या। तो कैसे होता है ये देखो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप में आपका ट्यूमर है, वेदर इट इज मैलिग्नेंट और नॉट। मैलिग्नेंट का मतलब है कैंसेरियस, कैंसेरियस है या नहीं है। तो अब यहाँ इस ग्राफ में आप देखो कि आपका कुछ डेटा पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर, और जो नो है उसकी जो फीचर्स है उस फीचर्स के आधार पर अगर हम उसे प्लॉट किया तो ये नो वाले पॉइंट्स यहाँ पर है। रितिका समझ में आ गया? कि वेदर द ट्यूमर इज मैलिग्नेंट और बेनाइन। बेनाइन बोलते, बेनाइन, नॉन कैंसेरियस को बेनाइन बोलते हैं और कैंसेरियस को मैलिग्नेंट कहते हैं। तो आपका है या नहीं है? अब ये आपके पास में प्रश्न है और आपका डेटा पॉइंट इस तरीके से प्लॉट हुआ है। अब इस तरीके से प्लॉट होने पर आप देखो, इसको लाइन के अक्रॉस आप कर सकते हैं क्या? ये आपकी रिग्रेशन लाइन है सपोज, तो लाइन के अक्रॉस ये प्लॉट हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ये मेरा प्रश्न है। आप ऑब्जर्व करो इस डेटा को, क्योंकि डेटा आपका वैसा नहीं है ना, आपका कैटेगोरिकल है, आपका कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस होता तो लाइन होती और लाइन के ऊपर, लाइन के अगल बगल में वो ऐसे बढ़ता रहता। पर आपका डेटा कैसा है कि कुछ फीचर्स ऐसे है कि उसको यस बोलते हैं, कुछ नो है। तो आपका तो एक डिवीजन हो गया ना। हो सकता है कि कुछ चीजें यहाँ पर भी रहे जो कि हम बोलेंगे ना ये सारे के सारे आपके फॉल्स पॉजिटिव है, मतलब बोलेंगे कि ये यस है पर वो नो होगा। ऐसे तो कई सारे मेडिकल में केसेस रहते ही हैं। तो आपका जो मैलिग्नेंट है वो यस ऐसे प्लॉट होगा और नो इस तरीके से प्लॉट होगा। पर आप इसको अक्रॉस द स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देखो कैसे करेंगे, क्योंकि आपका कंटिन्यूस नहीं है वो कैटेगोरिकल होने के कारण आप उसको नहीं कर सकते। आर्यवर्धन में आप नहीं कर पाएंगे उसे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है? जो कि जिसे बोलते हैं ना लीनियर नहीं है, दे आर नॉन लीनियर। दे आर नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है क्योंकि वो लीनियर लाइन के अक्रॉस नहीं जा सकते या नहीं हो रहे। हाँ, तो ये कैटेगोरिकल वैल्यू होने के कारण ये लाइन पर नहीं आएंगे, इसलिए ये लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यही पॉइंट्स है, येस और नो, मैलिग्नेंट बेनाइन, फेक नॉट फेक,
स्पैम नॉट स्पैम, ठीक है, रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड, कई सारे प्रॉब्लम्स है, कई सारे, वेदर यू आर फीलिंग लोनली और नॉट, Lonely. आप कोई भी प्रॉब्लम मॉडल कर सकते हैं मशीन लर्निंग में, आपके पास में डेटा होना चाहिए। रिसेंटली आई हैव सर्च्ड कि ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स, मेरी आंटी जैसे आ गई, मैंने शुरू कर दिया इन पर रिसर्च, लोनलीनेस का प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम, डिपेंड कि वो कैसा है, हमारे एट्रीब्यूट्स कौन से, फीचर्स कौन से हैं, अब भविष्य में वो कितना लोनली फील करेगी ये मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। यस, तो अब यहाँ पर ये जो लीनियर रिग्रेशन है, ये लीनियर रिग्रेशन से ये प्रॉब्लम, ये डेटा पॉइंट्स इस तरीके के प्लॉट होंगे, पर ये सॉल्व नहीं होने वाले हैं। सॉल्व इसलिए नहीं होने वाले कि इसका कोई भी हमें कैटेगरी नहीं मिल रहा है, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम? हाँ. पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो इस तरीके की लाइन देता है, इस लाइन को एस शेप में देता है, कर्व में एस दिख रहा है आपको, मतलब उसका डेटा पॉइंट जहाँ तक है लास्ट, ये कर्व नहीं बोल सकते, कर्व एस हाँ. शेप, हाँ एस शेप कर्व है, हाँ, एस शेप कर्व है। तो अब आप देखो कि आपके पास में ये जो लाइन है ना, इट इज इनफाइनाइट, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर आपको आगे का प्रेडिक्शन करना है तो ये पॉइंट है, ठीक है, इसके आगे का करना है नेगेटिव वाला तो ये पॉइंट है। तो ये है दोनों में अंतर, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। सिर्फ यहाँ पर आपका डेटा डिस्क्रीट है, कैटेगोरिकल है, यहाँ पर आपका डेटा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मैंने जब अभी कहा एस सेट लॉजिस्टिक फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसमें द वैल्यूज विल बी इन बिटवीन 0 and 1। अब आप ग्राफ देखो, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन 0 और 1 के बीच में ही है, ऊपर जाती नहीं है, ये ध्यान रखना है। हाँ. ये लाइन कभी ऊपर नहीं जाएगी, ये ऐसी 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 प्लॉट होगी, ये ऐसी 0 और 1 के बीच में, ऊपर जाएगी नहीं। ये स्पेशलिटी है इस एस कर्व की, ठीक है। हाँ, तो ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग एस शेप लॉजिस्टिक फंक्शन का उपयोग करते हैं और 0 और 1 के बीच में ही उसकी वैल्यू रहती है। अब ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया है कि जो ऑब्जर्वेशंस है, आपके डेटा जो है वो आपका कैटेगोरिकल चाहिए। अब कैटेगोरिकल होने के कारण वी कॉल इट एज अ क्लासिफिकेशन टेक्निक। क्लासिफिकेशन टेक्निक्स हम बोलेंगे, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर जो कर्व दिख रहा है वो इस तरीके से दिखेगा। आप फिर से एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या था, मैलिग्नेंट, मतलब मैलिग्नेंट हम थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, लेट अस सपोज द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 0.5। तो 0.5 की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर हम करते हैं तो क्या बोलेंगे कि 0.5 के ऊपर मैलिग्नेंट है, 0.5 के बेनाइन है। तो उसमें वही है, आपका जो कैटेगरिकल डेटा है वो कैटेगरिकल डेटा हमेशा किस तरीके का होना चाहिए आप यहाँ देखेंगे। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल वेरिएबल, बट डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज कैटेगोरिकल। आ रही बात ध्यान में? डिपेंडेंट वेरिएबल आपका मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट क्या है, कैटेगोरिकल है। स्पैम नॉट स्पैम कैटेगोरिकल है, ठीक है। फीवर नॉट फीवर, कोविड पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव क्या है, कैटेगोरिकल है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कैटेगोरिकल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कुछ भी हो सकते हैं, ईदर कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। आरी बदन में ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, पर डिपेंडेंट आपका कैटेगोरिकल होना चाहिए, ये यहाँ पर है। अब लॉजिस्टिक फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मॉडल करता है। देखो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, ऐसा हम लोग लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, ठीक है।
ये हम लोग ऐसा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। स्टैटिस्टिकल मेथड के साथ साथ वो क्या करता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को उपयोग में लाता है। अब इसे उपयोग में जो लाएंगे वो कैसे लाएंगे, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू सपोज y इज इक्वल टू 1 गिवन x और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 गिवन x। ठीक है, इसे हमने इस तरीके से पढ़ा है, अभी पढ़ के सुना दिया। अब ये जो दिस इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टर्म्स में मॉडल करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ उदाहरण देखो। ये उदाहरण है कि आपके पास में क्रेडिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड है, बट आप कितनी बार डिफॉल्टर हुए। अब इतने सारे बैंक के पास एज ए इंस्टीट्यूशन इतने सारे मतलब लाखों कस्टमर्स होते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। अब क्रेडिट कार्ड में आप डिफॉल्टर है या नहीं है, या फिर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। तो देखो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बैंक के लिए कितना उपयोगी है। मान लो कि आप अगर उसने प्रेडिक्ट कर लिया, आपके पास्ट ट्रांजैक्शन से प्रेडिक्ट कर लिया कि ये डिफॉल्टर हो सकता है, चांसेस है, तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर देंगे, आपका ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में उसको मॉडल कैसे करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टर या फिर डिफॉल्ट इज इक्वल टू एस गिवन बैलेंस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज इक्वल टू एस गिवन बैलेंस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। देखो दो वेरिएबल्स है कि आप डिफॉल्टर है या नहीं है, और वो डिफॉल्टर है या नहीं है ये किस पर डिपेंड है, आपका बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है। तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन से हो गए, बैलेंस इंडिपेंडेंट हो गया और डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट हो गया। डिफॉल्टर डिपेंडेंट है। हाँ, तो गिवन बैलेंस का मतलब बैलेंस आपको पता है, और डिफॉल्टर इज इक्वल टू एस गिवन बैलेंस डिफॉल्टर। अब इससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें जो मॉडल करना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वो कैसे करेंगे। देखो P डिफॉल्ट इज इक्वल टू एस, आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने की है 0.5। तो अगर आप डिफॉल्टर इज इक्वल टू एस होते हैं मोर देन 0.5, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि पर्सन विल डिफॉल्ट देयर पेमेंट, मतलब क्रेडिट कार्ड के जो भविष्य में पेमेंट होने वाले हैं वो डिफॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट इज इक्वल टू एक्स, एस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0.5 का मतलब ये है कि 0.5 टाइम्स आप डिफॉल्टर है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर है आपका, यस, डिफॉल्टर इज इक्वल टू एस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर है, तो आप क्या होंगे, डिफॉल्टर होंगे। अगर डिफॉल्ट इज इक्वल टू यस, यही कंडीशन लेस देन 0.4 है, तो आप बोलेंगे कि पर्सन विल नॉट डिफॉल्ट देयर पेमेंट। होता है ना, कई बार हम लोग डिफॉल्टर बनते हैं, पर भैया फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये चांसेस इसके ज़्यादा है, और अगर कम है तो हम बोलेंगे कि भैया भविष्य में चांसेस भी डिफॉल्टर होने के कम है। आर्यभट्ट अध्ययन में कैसे हम कर रहे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रॉब्लम में कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने देखा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उपयोग यहाँ किया जा रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, और इसे हमने मॉडल करके भी बताया। तो ये कुछ अजम्पशंस है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, कि नो आउटलायर्स इन द डेटा, एन आउटलायर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आउटलायर्स कम से कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और नो कोरिलेशन या मल्टी कोलिनियरिटी बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब नो कोरिलेशन या मल्टी
कोलिनियरिटी बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका बैलेंस, ठीक है ना। तो आपके बैलेंस में को रिलेशनशिप नहीं रहनी चाहिए, को लिनियरिटी नहीं रहनी चाहिए। को रिलेशनशिप का मतलब ये है कि इट शुड नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड। जैसे देखो, जो लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन में क्या हो रहा था कि आपका डेटा कहीं ना कहीं रिलेटेड था, स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस जा रहा था। पर ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ सेपरेशन, मैलिग्नेंट नॉन मैलिग्नेंट। देख रहे हैं आप, जो डेटा आपका जो स्प्रेड हुआ था वो एक तरीके से एक ऊपर था और एक नीचे था। कोलिनियरली चलता तो वो कहीं ना कहीं पास में चला जाता, पास में। तो नॉन कोलिनियर या फिर को रिलेशनशिप होना चाहिए, नो को रिलेशनशिप। अब इसमें भी क्या है, दो प्रकार है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बाइनरी है तो दो क्लासेस होगी, फेक नॉट फेक। मल्टी क्लास में मोर देन टू क्लासेस, इमेजेस ऑफ कैट, डॉग एंड हॉर्स। मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये जैसे कि एग्जाम्पल्स यहाँ आपके सामने ही हैं। पर्सन में हैव अ फ्लू, एलर्जी और कोल्ड, क्या हो गया, मल्टी क्लास। उसके बाद में पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिनल लॉजिस्टिक फंक्शन है, जिसे हम लोग सिग्मॉइड भी फंक्शन बोलते हैं, इसे सिग्मॉइड फंक्शन को हमने कहीं तो भी न्यूरल नेटवर्क्स में देखा है, एक्टिवेशन फंक्शन, यही फंक्शन वहाँ यूज होता है। यहाँ इसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं और न्यूरल नेटवर्क में इसे सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को, ये जो आप यस का कर्व है वो इस तरीके से दिखेगा और ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के पीछे एक मैथमेटिक्स भी है। लॉजिस्टिक का जो जिसे बोलते हैं, नाम कैसे आया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि ये जो टाइप है क्लासिफिकेशन का, ये लॉग ऑड्स को यूज करता है। लॉग ऑड्स, लॉग के ऑड्स होते हैं। जैसे कि पी है, पी मतलब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका ठीक अपोजिट क्या होगा, 1 माइनस पी, बची हुई प्रोबेबिलिटी। तो पी इज ऑड ऑफ 1 माइनस पी। पी इज ऑड ऑफ, अगर 1 माइनस पी है, 1 माइनस पी का ऑड पी होगा, बचा हुआ पी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज होता है, इसलिए उसको लॉजिस्टिक फंक्शन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी बोला गया है। अब यहाँ ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलीज है इसके, ये हम लोग कल देखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है आपको, लाइन का, जो कि हमने लीनियर रिग्रेशन में यूज किया था। पर ये स्ट्रेट लाइन में हमारे पास में जो डेटा है वो बैठता ही नहीं है। अब नहीं बैठता है, इस वजह से हमें इससे ऐसी जगह पे मैप करना पड़ेगा, ऐसा हाइपोथेसिस फंक्शन बनाना पड़ेगा कि ये डेटा मैप हो जाए आर्यवर्धन में। तो ये डेटा मैप करने के लिए हमारे पास में लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये इस तरीके का फॉर्मूला है ये। और इस लॉग ऑड्स को हम अगर लेते हैं तो हमारे, ये इलस्ट्रेशन काफ़ी बड़ा है इसका बेसिकली। एक काम करो आप कल के लिए यही कि मैथमेटिक्स बिहाइंड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको ढूंढना है, कि क्या है। ठीक है, आप ये ढूंढ के लाइए, फिर हम लोग आगे का फिर देखते हैं।